अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस रिसर्च के अब तक हम 5 टॉपिक्स जो है वो पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह ताला टॉपिक नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। अब अपनी स्क्रीन्स पर टॉपिक 1 बाय 1 एक दफ़ा फिर देख लें ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, आपके पास रिकॉर्ड हो भाई कि आपने ये 5 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। 6 टॉपिक हमने आज कौन सा पढ़ना है वो भी डिस्कस करते हैं। तो आप टॉपिक नंबर 1 अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, देन टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 के हवाले से मैंने आपको एक असाइनमेंट भी बनाने के लिए दी हुई है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें अगर अभी तक आपने वो असाइनमेंट तैयार नहीं की। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, डिफाइन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लेन द हॉलमार्क्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 हमने पढ़ा जी, एक्सप्लेन द हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड ऑफ बिजनेस रिसर्च और एक्सप्लेन द 7 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 6 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को डिफ़ाइन भी करें और इसे एक्सप्लेन भी करें। हर ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को उसकी सूटेबल एग्जांपल के साथ जो है वो आप एक्सप्लेन करना है आपने इसमें, या इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स। फर्स्ट स्टेप क्योंकि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया ही है, उसको कहता है जी एक्सप्लेन करें आप फर्स्ट स्टेप को। तो मूव करते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 4 के हवाले से मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था कि ये जो रिसर्च प्रोसेस की आप ये फिगर देख रहे हैं, रिमेनिंग आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो इसी फिगर के गिर्द घूमेगा। तो आज हमने फर्स्ट स्टेप इसका डिस्कस करना है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन और ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया और इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड। ये सारे स्टेप जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। फर्स्ट स्टेप की अंडरस्टैंडिंग होगी तो सेकंड से समझ आएगी, सेकंड के बाद फिर थर्ड, देन फोर्थ, इसी तरह। तो ये रिदम रहना चाहिए, ये चेन एक बननी चाहिए, ताकि आप जब ये पूरा रिसर्च प्रोसेस पढ़ लें तो आपको ये फील हो, आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप में ये स्किल डेवलप हो गई हो कि भाई आपने रिसर्च प्रोसेस कैसे कंडक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट स्टेप के साथ, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन और ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। तो फर्स्ट स्टेप है जी हमारा ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ये ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया फर्स्ट स्टेप है, इसका मतलब क्या है पहले तो ये बात समझें। देखिए, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से ज़्यादा कंप्रीहेंसिव वर्ड और अप्रोप्रिएटिव वर्ड है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है या ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है? ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया या एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ये ऐसा टॉपिक, ऐसी सिचुएशन अबाउट विच द रिसर्चर वांट्स टू रिसर्च, जिस टॉपिक के हवाले से रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, जिस एरिया के हवाले से रिसर्च करना चाहता है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको भी आप जहन से निकाल दें। देखिए, प्रॉब्लम हम समझते हैं जी, प्रॉब्लम का मतलब है कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई ऐसी कंडीशन जो बड़ी हार्मफुल हो, बड़ी जिसकी इमरजेंटली हमें सोल्यूशन चाहिए हो, ऐसी सिचुएशन को प्रॉब्लम कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च में ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया का मतलब ये है जी, वो सारी सिचुएशंस जिनके ऊपर या वो एरिया जिसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, जिसके हवाले से रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, उसे सॉल्व करना चाहता है, या उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहता है, उसके बारे में डिटेल जानना चाहता है। तो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं रिसर्च का मकसद, बल्कि किसी भी एरिया को, किसी भी टॉपिक को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, उस फिनोमिना को समझना और उसके बारे में थ्योरीज प्रेजेंट करना, ये रिसर्च का मकसद होता है। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है जी, देखते हैं जी, शाबाश। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया रेफर्स टू इंटायर सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है? एक ऐसे एरिया को, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है वेयर देयर इज़ अ पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च, जहाँ पर मुमकिन है
कि रिसर्च की जाए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसके बारे में विजन जो है वो हासिल किया जाए, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मकसद हो, ऐसे एरिया को ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कहते हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऐसे एरिया जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो वो सारी सिचुएशन जिनके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, जो फैक्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन को ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कहा जाता है। अब बात ज़रा फॉलो कीजिएगा। देखें, रिसर्च के लिए ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है, ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम ये फ़ील करते हैं भाई हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। देर आर डिफरेंट हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिज़नेस में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं, हालात होते हैं, टाइम फेजेस होते हैं। तो एक रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पहले तो एनालाइज करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है विच रिक्वायर्स टू बी रिसर्च्ड, कि उसके बारे में रिसर्च की जाए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बारे में जाना जाए। तो इस तरह की जो डिफरेंट टाइप ऑफ हैपनिंग्स होती हैं, रिसर्चर को ये डिसाइड करना है कि भाई उसे इस टॉपिक पर, इस हवाले से, इस इवेंट के हवाले से, इस सिचुएशन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जानना चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, ताकि वो कंक्लूजन दे सके। वही कंक्लूजन जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो है, जो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर्स हैं वो यूज़ करेंगे, और उससे सिचुएशन जो है उसको हैंडल किया जा सकेगा, उसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकेगी, उसके बारे में फ्यूचर डिसीजन मेकिंग की जा सकेगी। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया डजंट मीन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि कोई सीवियर कंडीशन, कोई क्रिटिकल कंडीशन इसका मतलब नहीं है। तो देर आर 4 टाइप्स जिनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया वो सिचुएशंस जिनके हवाले से रिसर्च की जा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग हासिल की जा सकती है। तो दैट नॉट ओनली अ सिचुएशन हैविंग अ हार्मफुल और क्रिटिकल impacts. There are 4 types of broad problem area. First है problems currently existing in an organizational setting that need to be solved. First तो बड़ा सिंपल सा है कि ऐसी सारी करंट सिचुएशंस, करंटली एग्जिस्टिंग ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जिनके बारे में रिसर्च करना चाहता है रिसर्चर, ताकि उस करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट टाइप तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया की ये हो सकती है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ये टास्क देती है कि भाई हम ये करंटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें रिसर्च करके इसका सोल्यूशन आप बताएं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखें जी, नेक्स्ट स्लाइड पर है इसकी एग्जांपल। अ जनरल मैनेजर रिसीव्स कंप्लेंट्स फ्रॉम सुपरवाइजरी मैनेजर्स दैट देयर सबऑर्डिनेट स्टाफ इज़ नॉट पंक्चुअल इन अटेंडिंग ऑफिस। जनरल मैनेजर है उसे सुपरवाइजरी मैनेजर की तरफ से कंप्लेंट्स मिलती हैं कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो टाइम पर नहीं आ रहा, वो पंक्चुअल नहीं है। फ्रॉम सच स्टेटमेंट द जनरल मैनेजर बिकम्स अवेयर, तो जनरल मैनेजर को यहाँ से पता चलता है दैट पंक्चुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, के लोगों की पंक्चुअलिटी नहीं है, लोग टाइम से नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। पुअर पंक्चुअलिटी इज अ सिम्पटम, उसे नज़र आ रहा है कि पुअर पंक्चुअलिटी है, लोग जो है वो सुस्त रवि से ऑफिस आते हैं, लेट कॉलेज ऑफिस आते हैं। वेयर एज द ट्रू अंडरलाइंग प्रॉब्लम में नॉट बी नोन। अब देखें, ये तो सिम्टम है ना, असरात हैं कि लोग लेट आ रहे हैं, अब इसके पीछे वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो अभी तक हमें नहीं पता होती। तो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो रिसर्च इस बात की करना ज़रूरी है कि क्या वो प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए जिसकी वजह से लोग लेट आ रहे हैं, देन फिक्स इट, और फिर उसका सोल्यूशन भी बताना। चीज़ों को रिसर्च भी करना और फिर उनका सोल्यूशन भी बताना, ये रिसर्च का मकसद है। तो आप देखें, करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली लेट आ रहे थे, उनका लेट आना प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में मैनेजर चाहता था कि रिसर्च की जाए, जाना जाए भाई लोग लेट क्यों आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम की, इस सिम्टम की वजह क्या है, इस सिचुएशन की वजह क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और फिर इसको फिक्स इट का मतलब इसको सॉल्व भी किया जाए। तो फर्स्ट ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया
जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है वो करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अंडरस्टैंड, फर्स्ट सिचुएशन जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है वो क्या है, करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम, उनके ऊपर रिसर्च की जाए। सेकेंडली, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या हो सकता है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया ये भी हो सकता है जिसके बारे में रिसर्च की जा सकती है, एरियाज दैट मैनेजर बिलीव्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, वो एरियाज़, वो सिचुएशन जिसके बारे में मैनेजर कॉन्शियस है, मैनेजर जानना चाहता है या उसका ये मानना है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, बेहतर कैसे बनाया जाए। मतलब कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैनेजर चाहता है भाई इस सिचुएशन को क्या किया जाए, पहले से भी इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी पंक्चुअलिटी से रिलेटेड रिसर्च हो चुकी है, मैनेजर ने एक्शन ले ली हैं, डिसीजंस कर लिए हैं, पंक्चुअलिटी बेहतर हो गई है, बहुत से एम्प्लॉय, समझ लें कि 100 में से 70 एम्प्लॉय जो हैं वो टाइम पर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब रिसर्च इस पर भी की जा सकती है कि हम इस पंक्चुअलिटी को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 99%, 100%, 95% अर्ली आएँ, पंक्चुअल हो जाएं। तो सिचुएशन जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है कि आप चाहते हैं भाई लोगों की पंक्चुअलिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, इसके ऊपर रिसर्च करना, दैट में आल्सो बी योर ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। मतलब एक तरीका, मतलब एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जब करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करें, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो जो करंट सिचुएशंस हैं उनमें देखें भी किस सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उन सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एरियाज़ दैट मैनेजर बिलीव नीड टू बी इम्प्रूव, वो एरियाज़ ऑर्गेनाइजेशन के जिसको मैनेजर चाहता है कि इम्प्रूव किया जाए, बेहतर बनाया जाए, दोज आर आल्सो योर ब्रॉड प्रॉब्लम एरियाज़। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अभी कि इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, इफ़ अ कंपनी हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मेजर्स टू एंश्योर पंक्चुअलिटी, कंपनी ने ऑलरेडी कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे पंक्चुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पंक्चुअलिटी कंट्रोल करने के लिए समझ लें आपने वो इकदाम उठाए हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, कोई पेनल्टीज़ इम्पोज की हैं, या आपने बेनिफिट रिवॉर्ड अटैच किया है अर्ली आने वालों के लिए, उसकी वजह से पंक्चुअलिटी बेहतर हुई है, लेकिन आप चाहते हैं मज़ीद पंक्चुअलिटी इम्प्रूव की जाए, सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। एंड सम कंप्लेंट्स ऑफ पुअर पंक्चुअलिटी कंटिन्यू टू कम, आपने ऐसे मेजर्स, ऐसे इकदाम उठाए हैं कि पंक्चुअलिटी जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं पुअर पंक्चुअलिटी की। देन इट इज़ ऑब्वियस दैट पॉलिसीज़ आर नॉट ब्रिंगिंग द फुल रिजल्ट, तो इससे ये पता चला कि हमने जो पहले मेजर्स लिए थे, जो इकदाम उठाए थे, वो अपना फुल रिजल्ट नहीं दे रहे। तो आप फिर रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च सच पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स नीड टू बी रीडिफाइंड, तो आप दोबारा रिसर्च कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन को मज़ीद कैसे बेहतर बनाएं। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया दो तरह के हमने डिस्कस कर लिए, एक तो करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, सेकेंडली ऐसी सिचुएशन जिसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी रीडेफिनीशन के लिए, उसकी रीएडजस्टमेंट के लिए, आप उसमें बेहतरी लाने के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या हो सकता है, देखिए अब आपने अपने रिसर्च में डिसाइड करना है भाई कि आप ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आपका क्या होगा, क्या करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या थर्ड कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल इशू दैट नीड्स टू बी रिसर्च टू अंडरस्टैंड सर्टन फिनोमिना। जैसा कि याद होगा आपको, मैंने रिसर्च की टाइप्स आपको पढ़ाई थी, तो उसमें हमने बेसिक रिसर्च पढ़ी थी, फंडामेंटल रिसर्च, जिसका मकसद क्या था कि बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करना, कि आप कोई नई थ्योरी प्रेजेंट करना चाहते हैं, नया नज़रिया देना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो नज़रियात हैं उनके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं ताकि आप कुछ फिनोमिना में ऐड कर सकें, आप वैल्यू एडिड कोई थ्योरी प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी फिनोमिना, किसी टॉपिक, किसी इशू से रिलेटेड कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों की बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें नॉलेज देना चाहते हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि आपकी कंट्रीब्यूशन समझी जाए कि भाई फ़लाँ रिसर्चर ने ये रिसर्च थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी, इससे हमें उस टॉपिक के हवाले से अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको समझने में ज़्यादा बेहतरी, ज़्यादा आसानी हो चुकी है।
तो दैट मे बी योर ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। फॉर एग्जांपल, आप पंक्चुअलिटी से रिलेटेड डिफरेंट एंगल से रिसर्च करते हैं। क्या मसलन, अ रिसर्चर में अंडरटेक, इसकी एग्जांपल है जी, अ रिसर्चर में अंडरटेक अ बेसिक रिसर्च, मैंने बताया ना बेसिक रिसर्च की ही एग्जांपल है, ये टाइप है, टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ पंक्चुअलिटी। हम पंक्चुअलिटी पर रिसर्च करते हैं डिफरेंट एंगल से, कि भाई लोग पंक्चुअल होते हैं तो किस वजह से होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते, पुअर पंक्चुअलिटी शो करते हैं तो किस वजह से करते हैं, जो पुअर पंक्चुअलिटी है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो गुड पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअलिटी का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं पुअर पंक्चुअलिटी के। हम इस पूरे पंक्चुअलिटी के टॉपिक के हवाले से रिसर्च करते हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से। ना हमारी ये एक्चुअल प्रॉब्लम थी जो हम फेस कर रहे थे, ना ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया नंबर 1 था, ना कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, बल्कि हमने क्या किया, हम सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं पंक्चुअलिटी से रिलेटेड। जैसे आप जॉब सेटिस्फैक्शन के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, या पर्सनैलिटीज़ के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं कि भाई ये 21st सेंचुरी की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, इनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, कौन सी पर्सनैलिटी के लोग सक्सेसफुल हैं, कौन से अनसक्सेसफुल हैं। करंटली आप ये रिसर्च भी कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो योर कंसेप्चुअल इशू दैट नीड्स टू बी रिसर्च। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, जैसा कि मैंने बताया, नंबर 1 करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 2 कोई भी सिचुएशन है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। थर्डली, कोई ऐसा इशू दैट requires further or that required a broader vision, that requires a broader research perspective, ताकि आप उसको मज़ीद वसी अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकें, रीडर्स तक पहुंचा सकें। तो आपका जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है, फर्स्ट मैंने बताया करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सेकंड सिचुएशन दैट नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट, और थर्ड कोई कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल इशू हो सकता है दैट नीड्स टू बी रिसर्च टू अंडरस्टैंड सर्टेन फिनोमिना। फोर्थ और लास्ट डायमेंशन एंगल है ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया की, दैट सम रिसर्च क्वेश्चन दैट बेसिक रिसर्चर्स वांट टू आंसर एम्पिरिकली। देखें, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बुक्स को पढ़ने के बाद, टीचर्स की डिस्कशन सुनने के बाद, या जनरली ओपिनियंस बन जाती हैं। वो जनरल ओपिनियन जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक जनरल ओपिनियन है जी कि अगर बॉस जो है ना उसका बिहेवियर रूड होगा तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा रिसर्च क्वेश्चन है जो आप समझते हैं भी वाकई ऐसा ही होगा। अगर बॉस मैनेजर का, सुपरवाइज़र का जो है वो एटीट्यूड जो है वो फ्रेंडली नहीं होगा, अगर उसका रूड बिहेवियर होगा, तो इससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, दैट्स वाई वो डिससेटिस्फाइड होंगे। फॉलो करें ना बात। अब ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सबूत है? क्या इसके पीछे हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस हैं, दस्तावेजी सबूत हैं? उसके लिए रिसर्च करना, दैट इज़ कॉल्ड सम रिसर्च क्वेश्चन दैट बेसिक रिसर्चर्स वांट टू आंसर एम्पिरिकली। जानना चाहते हैं रिसर्चर कि क्या ये जो बात हो रही है, कही जा रही है, इसके पीछे हकीकत भी है या नहीं है। क्या वाकई ही सुपरवाइज़र का बिहेवियर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन को? इसके ऊपर आपको क्या करना है, अब एम्पिरिकल एविडेंस कलेक्ट करने हैं, दस्तावेजी सबूत कलेक्ट करना है। तो आप रिसर्च करेंगे, आप सुपरवाइज़र्स के पास जाएंगे, उनके एटीट्यूड को मेजर करेंगे, आप एम्प्लॉयज़ के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई जो रूड बिहेवियर है सुपरवाइज़र का, क्या इससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन हो जाता है, या आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाती है। मतलब आप डिफरेंट एंगल से रिसर्च करते हैं। पर्पज़ ये है कि वो जो रिलेशनशिप्स बने होते हैं ना, सुने होते हैं, लिखे होते हैं, आप उनका दस्तावेजी सबूत ढूंढते हैं। जैसा कि हम कहते हैं जी पंक्चुअलिटी, लोगों का पंक्चुअल ना हो जाना, इसका मतलब है कि उनके काम में इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से वो पंक्चुअल नहीं है, वो अपने जॉब को लाइक नहीं करते, दैट्स वाई वो टाइम पर नहीं आते, या उन पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, जिसकी वजह से लोग लेट आते हैं। अब बात समझ आ रही है ना? मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, ये रिलेशनशिप बने हुए हैं, ये रिसर्च क्वेश्चन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और आप इन पर रिलाई कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, लेकिन क्या इनके पीछे दस्तावेजी सबूत है, एम्पिरिकल एविडेंस है या नहीं है?
जैसे एक और रिलेशनशिप में अगर आपके सामने बोलूँ और क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन रखूँ तो आप कहेंगे जी वाकई ऐसा ही होगा। मैं कहता हूँ जी जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो जॉब पर लेट आते हैं, वो टाइम पर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। और उनके लेट आने की बात सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो मैं आपके सामने रिसर्च क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी जो लोग पंक्चुअल नहीं होते ना उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। आप कहते हैं बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं ना भाई, यहाँ यूनिफॉर्म में नहीं आते या रेगुलर नहीं होते, उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। बात तो समझ में आ रही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रिसर्च आपकी जनरल ओपिनियन को, मेजॉरिटी की ओपिनियन को या ज़ाती राय को रिसर्च जो है ना वो वेटेज नहीं देती। रिसर्च में ज़रूरी है भाई इसका एम्पिरिकल एविडेंस लाएं, इसका दस्तावेजी सबूत लाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेट आते हैं उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनकी फिर आउटपुट, उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, उनकी डेली वर्किंग देखनी पड़ेगी, उनके जो अप्रेजल्स हैं कि उनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स कैसे हैं, उनको जो टारगेट्स दिए जाते हैं क्या वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। फिर इन चीज़ों का रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा भाई वाकई जो पंक्चुअल नहीं है क्या उनकी परफॉर्मेंस भी पुअर है, या जो लेट आते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो गुड परफॉर्मेंस है। इसका मतलब फिर तो कोई रिलेशनशिप, मतलब कोई इम्पैक्ट ना हुआ। तो हमने यही एम्पिरिकल एविडेंस देना है कि जो रिसर्च क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं क्या उनका हकीकत में कोई ताल्लुक़ होता है या नहीं होता। इस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो सम रिसर्च क्वेश्चन दैट बेसिक रिसर्चर वांट्स टू आंसर एम्पिरिकली, फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर मे वांट टू फाइंड आंसर्स एम्पिरिकली टू द इशू perceived punctuality versus actual punctuality and its impact on the consequences for individuals, psychological stress and for organizations poor performance। जो पंक्चुअलिटी आप लोगों से परसीव करते हैं उनकी एक्चुअल पंक्चुअलिटी कितनी है, इसका क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पर, क्या इनकी पुअर परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी, होती है। जो पुअर पंक्चुअलिटी की वजह से परफॉर्मेंस पुअर होती है या नहीं होती, या पंक्चुअलिटी की वजह से ना होने की वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है। लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जल्दी नहीं आ पाते, उनकी पंक्चुअलिटी पुअर होती है। तो क्या इनके पीछे दस्तावेजी सबूत हैं या नहीं हैं। सच रिसर्च इज़ डन बाय गैदरिंग डाटा एंड टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो फिर रिसर्च की जाती है ये टेस्ट करने के लिए कि क्या इन वेरिएबल्स के दरमियान में, पंक्चुअलिटी और परफॉर्मेंस के दरमियान में, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के दरमियान में क्या कोई ताल्लुक़ है, या ये वैसे ही बातें बनी हुई हैं, इनका किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट होता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने कहूँ जी कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगे तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। मुमकिन है कि पूरे, जब आप इन्वेस्टिगेट करें, एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढने लगें तो आपको पता चले भाई कि पूरे साल में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें मेजॉरिटी उनकी है जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं करते थे। हालांकि आप तो ये समझ रहे थे जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगे उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन रिजल्ट्स ने ये बताया भाई कि जो एक्सीडेंट्स हुए ना उसमें ट्रैफिक वायलेशन का अमल दखल नहीं है। ट्रैफिक वायलेशन ना करने वालों के भी एक्सीडेंट हुए हैं और इस साल ज़्यादा हुए हैं। फॉलो करें ना बात। तो इस तरह के रिसर्च क्वेश्चन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बुक्स में लिखे होते हैं, डिस्कशंस में बोले जाते हैं, लोग उनकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनका एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढना भी आपका ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। तो रिसर्च में रिसर्चर को ये डिसाइड करना है, या उसको हालात के मुताबिक कोई सिचुएशन दी जाती है, ये वो सिचुएशन करंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट, और थर्डली कोई कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल इशू भी हो सकता है दैट नीड्स टू बी रिसर्च टू अंडरस्टैंड द सर्टेन फिनोमिना। और फोर्थ, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी बेसिक रिसर्च हैं विच नीड्स एम्पिरिकल आंसर्स, तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से बेहतर वर्ड है यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आप किस एरिया पर रिसर्च करने जा रहे हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है ये ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया और ऑब्जर्वेशन, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया और ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। उम्मीद है आपने रिसर्च का ये फर्स्ट स्टेप जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सेकंड लेक्चर में हम प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई अहम है। इसी में हमने लिटरेचर सर्वे के बारे में भी पढ़ना है।
तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग और इंटरव्यूइंग और लिटरेचर सर्वे के बारे में होगा। अब तक आपको रिसर्च के इन लेक्चर्स में जो भी कोर्स अभी तक आपने पढ़ा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।